ये याकुजा माफिया अनजाने में एक इंजीनियर को मारकर अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं, क्योंकि जिसे उन्होंने मारने की कोशिश की थी वह एक कठोर युद्ध से वापस लौटा एक खतरनाक असली सैनिक की सगी बहन थी, जिसने पहले ही अपने साथियों को युद्ध में खो दिया था। उनकी मौत का गुस्सा भी वो याकुजा माफिया पर निकालने वाला था। दरअसल यह सब कुछ दिन पहले शुरू हुआ, जब जॉन नाम का एक पूर्व सैनिक अपने साथियों की मौत से मनोवैज्ञानिक टूटन में डूबा था। वह उन सभी की याद में गुम था और याद करते करते खुद को जान देने का मन बना चुका था। तब उसने अपने सामने 3 गिलास रखे। पहले में साधारण व्हिस्की थी, दूसरे में व्हिस्की के साथ एक गोली और तीसरे में व्हिस्की के साथ 2 गोलियां। वह मारे गए साथियों के नाम लेकर हर गिलास को चुन रहा था। उसका वक्त 2 गोली वाले गिलास पर ठहर गया। उसने व्हिस्की पी, 2 गोलियों को अपने रिवॉल्वर में डाला और खुद को गोली मारने की कोशिश की, मगर शायद किस्मत ने साथ दिया, गोली नहीं चली। अब जॉन दिन भर कमरे में शराब पीता रहता था। शराब खत्म हो जाने पर वह बार मार्केट गया। दुकान में सामान देखते हुए अचानक 2 चोर अंदर घुस आए। उनमें से एक ने जॉन पर पिस्तौल तान दी। जॉन ने डरे बिना चोर से कहा, पेट पर निशाना लगाना बेकार है, तुम्हें सीने या सिर पर निशाना लगाना चाहिए था। यह सुनकर चोर हैरान हुआ और जॉन ने फुर्ती से उसकी बंदूक छीन ली। कई पल में दोनों चोरों को दबोच लिया। जैसे ही ये सब खत्म हुआ, जॉन का ध्यान दुकान से हट गया। उसकी आंखों के सामने युद्ध की यादें दस्तक देने लगी, जैसे वो उसे डुबाने आ रही हो। उस रात जॉन के लिए सोना मुश्किल हो गया था। ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई भारी चीज उसकी छाती पर बैठकर उसे कुचल रही हो। गुस्से में आकर वह दीवार पर जोर से पंच मारने लगा, जब तक उसके हाथ से खून नहीं बहने लगा। सुबह हो गई, लेकिन जॉन दिन का सामना करने के लिए तैयार नहीं था। उसे महसूस हो रहा था जैसे वह एक भयंकर हैंगओवर में है। मुश्किल से सीधा खड़ा हो पा रहा था। इसी दौरान जोर जोर से दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलने पर वह देखता है कि उसकी बहन सिंडी खड़ी है, जिसे उसे एयरपोर्ट से लेना था, पर शराब के नशे में वह उस बात को भूल चुका था। सिंडी देखकर वह हैरान नहीं हुआ, क्योंकि उसे पहले से ही अंदेशा था कि वह खुद यहाँ आएगी। वह कुछ दिनों के लिए एक दोस्त की शादी में आई थी, जिसके बाद वह ब्राजील वापस लौट जाएगी। सिंडी बताती है कि वह ब्राजील के कुछ खतरनाक इलाकों में काम कर रही है और चैरिटी के माध्यम से कुछ बदलाव लाने का प्रयास कर रही है। जॉन को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन बहस करने का मन भी नहीं था। सिंडी जॉन की दवाइयां देखती है, जो उसकी मानसिक स्थिति सुधारने के लिए थी, पर वह पाती है कि जॉन ने दवाइयों की जगह च्युइंग गम रख रखी है। सिंडी सिर हिलाकर वहां से चला जाती है। फिर कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य रहा। कुछ दिन बाद ब्राजील के 2 पुलिस अधिकारी, कैटरीना और उसका साथी, गंभीर हालत में एक घायल महिला के पास पहुंचे। ऐसा लगता था कि उसे किसी ने बेहद क्रूरता से चोट पहुंचाई थी। यह खबर तेजी से फैल गई, क्योंकि वह घायल महिला सिंडी थी, जो अभी ब्राजील में ही थी, और इसे जॉन को भी पता चल गया। जॉन अपनी बहन की ऐसी हालत सुनकर फौरन पहली फ्लाइट पकड़कर रियो डे जेनेरियो पहुंच गया। इस बीच हम 2 ऑफिसर, टियागो सेंटो और उसका साथी कार्लोरो, फेवेला के हथियारबंद अपराधियों का पीछा कर रहे थे। तभी कैटरीना और पाउलो भी उनके पास आ पहुंचे। कैटरीना को सेंटो के काम करने का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं था। वह उसे डांटती है कि वह धीरे धीरे काम कर रहा है और संदिग्धों को पकड़ने में नाकाम है। सेंटो किसी के बहाने देता नहीं था। वह कैटरीना को डराने लगा, कहता है कि उसकी नरमी के कारण इलाके में अपराध बढ़ रहे हैं और यह अपराध अब एक अमेरिकी नागरिक की जान लेने के करीब है। फिर अचानक एक स्थानीय व्यक्ति ने सेंटो पर पत्थर मार दिया। पत्थर लगते ही दोनों पक्षों ने अपनी बंदूकें निकाल ली। माहौल युद्ध जैसा बन गया। सेंटो को यह समझ आया कि स्थानीय लोगों की संख्या उनसे ज्यादा है, इसलिए उसने पीछे हटकर एक प्रस्ताव रखा कि क्यों न एक मुकाबला कराया जाए, जहां दोनों पक्षों के सबसे ताकतवर लड़ाके आमने सामने लड़ेंगे। स्थानीय लोग अपने बीच से सबसे ताकतवर लड़ाके कबो को चुने। सेंटो भी अपने साथी बी को उसके खिलाफ खड़ा करता है और कहता है कि अगर बरो हार जाएगा तो पुलिस बिना किसी गिरफ्तारी के वापस लौट जाएगी। लड़ाई शुरू हुई। बरो एक मजबूत लड़ाका था, लेकिन उसने जल्दी से कब्बो को थप्पड़ मारकर बेहोश कर दिया। सब नम देख चुप हो गए। फिर अचानक सेंटो जोर से हंसने लगा और कहा, हम और हमारे लोग जब चाहे यहाँ वापस आएंगे। जैसे ही वे वहाँ से चल दिए, स्थानीय लोग उन्हें घूरने लगे, जैसे उन्होंने कोई बड़ी गलती की हो। पर सेंटो को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह अपने काम में लगा रहा, जो उसकी गहरी सोच को दर्शाता है। इसी दौरान जॉन ब्राजील पहुँच गया। अमेरिका के दूतावास में उसका पुराना दोस्त, जो एक एक्स सोल्जर भी था, उसका स्वागत करता है। जॉन और वह दोस्त कई लड़ाइयाँ साथ लड़ चुके थे। फिर दोनों सिंडी के अस्पताल गए, जहां जॉन अपनी बहन को कोमा में पाया। उसको देख जॉन का दिल टूट गया। उसकी आंखों के सामने खौफनाक यादें दौड़ने लगी। लाशों के ढेर, खून से सनी जमीन और मकानों से धुआं उठता। तभी सेंटो भी वहां पहुंचा। जॉन को बताता है कि फेवेला एक बहुत खतरनाक इलाका है, जहां अपराधी अपना कब्जा जमाए हुए हैं। फिर कहता है कि जॉन इस केस का मुख्य जांचकर्ता, लीड डिटेक्टिव है। साथ ही सेंटो जॉन को शांत रहने की सलाह देता है, क्योंकि उसे पता था कि जॉन किसी की बात सुनने वाला नहीं है। वह अपना
अपना काम बर्बाद करने में लगा रहता है। सेंटो कहता है फेवेला टूरिस्ट के लिए नहीं है। कुछ देर बाद सेंटो और जॉन फेवेला की ओर बढ़ते हैं, जहाँ सेंटो बताता है कि वहाँ के बच्चे अगले पीढ़ी के अपराधी बनेंगे। यह देखकर दोनों एक बात पर सहमत होते हैं कि दुनिया बहुत घमंडी हो चुकी है और इसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। फिर जॉन फिर से कैटरीना से मिलता है। जैसे ही कैटरीना अपनी बातें शुरू करती है, उन्हें अचानक गोली की आवाज सुनाई देती है। जॉन तुरंत सचेत हो जाता है और अनायास कैटरीना की तरफ छलांग लगाता है, पर पता चलता है कि वह आवाज बस किसी पुराने ट्रक की बैकफायर थी। सेंटो चारों ओर देखते हुए जॉन को ध्यान से देखता है। कैटरीना कहती है कि उसे अपने अमेरिकी मेहमान पर ज्यादा निगरानी रखनी चाहिए। सेंटो के जाते ही कैटरीना जॉन को फेवेला की हकीकत दिखाती है, जहां स्कूल और अस्पतालों को किसी भी सरकारी मदद नहीं मिल रही थी। वह बताती है कि ड्रग कार्टेल वहां के लोगों को तनख्वाह देते हैं और इसलिए स्थानीय लोग उनकी रक्षा करते हैं। यदि वे ऐसा न करते तो उनकी थोड़ी सुरक्षा भी छीन ली जाती। यह सुनकर जॉन की आंखें उदासी से भर जाती हैं। कैटरीना के लिए पुलिस अधिकारी होना कोई छोटा खतरा नहीं था। उसका एक गलत कदम पूरा इलाका तबाह कर सकता था। इधर अस्पताल में सिंडी की हालत अचानक और बिगड़ने लगी। जॉन उसके पास था, जल्दी से नर्स को बुलाने दौड़ा, पर तभी उसे याद आता है कि कुछ गड़बड़ है। कुछ मिनट पहले एक औरत डॉक्टर की ड्रेस में सिंडी के कमरे में गई थी, जिसने शायद लाइफ सपोर्ट मशीन डिस्कनेक्ट की हो या जानबूझकर सिंडी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की हो। अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर जॉन का गुस्सा और ज्यादा भड़क गया। वह सिंडी के पास पुलिस की 24 घंटे मौजूदगी की मांग करता है। साथ ही अपने बहन के साथ हो रही हर चीज के बारे में जानने के लिए फेवेला की ओर निकलता है। फेवेला पहुंचकर उसे कुका नाम का लड़का मिलता है, जिसे उसने बीच के पास देखा था। कुका के गले में सिंडी का नेकलेस होता है। इससे जॉन का खून खौल उठता है। वह कुका से कड़ी पूछताछ करता है, पर कुका और उसके दोस्तों ने अचानक उस पर हमला कर दिया। उन्हें नहीं पता था कि जॉन की ताकत क्या है। जॉन के सामने कोई टिक नहीं पाया और लड़ाई कुछ सेकंडों में खत्म हो गई। जब कुका चाकू निकालता है तो जॉन उसे मोड़ देता है, फिर धमकी देते हुए आखिरी बार सिंडी के बारे में पूछता है, पर भाषा की बाधा के कारण कुका कुछ समझ नहीं पाता। हालात गंभीर होते जा रहे थे। तभी कैटरीना आती है और स्थिति संभाल लेती है। वह जॉन को बताती है कि सिंडी और कुका के परिवारों में गहरी दोस्ती थी और यह नेकलेस सिंडी और उसकी बहन मारिया की दोस्ती का प्रतीक था। वह बताती है कि कुका की बहन भी किडनैप हो चुकी है, जिसका अभी तक कोई पता नहीं चला है। तब जॉन ने अपनी गलती कबूल करते हुए उससे माफी मांगी। इसके बाद कुका ने जॉन को सिंडी की नोटबुक दी, जो उन कातिलों तक पहुंचने में उसकी मदद कर सकती थी, जिन्होंने सिंडी के साथ यह सब किया था। नोटबुक को ध्यान से देखकर जॉन ने देखा कि इसके कुछ पन्ने फटे हुए थे। यह देखकर वह थोड़ा चिंतित हुआ, लेकिन फिर उसे नोटबुक में एक संपर्क मिला, एक फोटोग्राफर का, जिसे सिंडी ने हाल ही में अपने एक प्रोजेक्ट के लिए हायर किया था। जॉन ने तुरंत उस फोटोग्राफर को कॉल किया और कैफे में मिलने के लिए बुलाया। मिलने पर फोटोग्राफर ने बताया कि सिंडी ने उसे एक प्रोजेक्ट के लिए रखा था, जिसमें फेवेला के बच्चों की कठिन जिंदगी को डॉक्यूमेंट करना था। पर यह सब कुछ नहीं था। सिंडी एक और बात की भी खोज कर रही थी, रात में सड़कों पर काम करने वाली लड़कियों के गायब होने की जांच। उसे शक था कि इस काम की वजह से उसे खतरा हो सकता है, लेकिन वह निडर होकर अपनी जांच जारी रखी। फोटोग्राफर ने यह भी बताया कि सिंडी ने उससे कहा था कि उसने चुपचाप उसके साथ एक मीटिंग की कुछ तस्वीरें ली थी और उसकी मर्जी से उन तस्वीरों को कैप्चर भी किया था। इतनी बातें जानकर जॉन ने उसका शुक्रिया अदा किया और उसे गले लगा लिया। गले लगाते हुए उसने उसकी पॉकेट से एक फ्लैश ड्राइव चुपके से निकाल ली। जॉन से मिलने के तुरंत बाद तभी अचानक जोरदार धमाका हुआ। उस धमाके ने उस गाड़ी में आग लगा दी, जिसमें फोटोग्राफर था। मौके पर ही उसकी मौत हो गई और आसपास कई लोग घायल भी हुए। इस हादसे से जॉन के मन में फिर से युद्ध की यादें ताजा हो गईं। हंगामे के बीच उसकी नजर उस महिला पर पड़ी, जिसने पहले सिंडी को मारने की कोशिश की थी। बिना देरी किए जॉन उस महिला के पीछे दौड़ा, पर शुरू में वह उससे लड़ नहीं पाया। जब उसने मुड़कर सामना किया, तभी अचानक एक काले रंग की SUV तेजी से उसके सामने आ गई। उसमें से कुछ बंदूकधारी निकले और ऑटोमेटिक गन्स से उस पर गोलियां बरसाने लगे। जॉन मुश्किल से उन गोलियों से बचते हुए पास खड़ी गाड़ियों के पीछे छिप गया, लेकिन अफसोस गोलीबारी में एक सिक्योरिटी गार्ड की भी जान चली गई। जॉन ने तुरंत उस सिक्योरिटी गार्ड की लाश उठाई और जब जब फायरिंग हुई, तब उसने कई हमलावरों को मार गिराया। कुछ हमलावर भागने में सफल हो गए। कुछ देर बाद जॉन रिडली के ऑफिस पहुंचा और हमले की जानकारी दी। साथ ही उन हमलावरों के हाथ पर बने अजीब टैटू को भी दिखाया। उस टैटू को देखकर रिडली को शक हुआ कि ये लोग जापानी अंडरवर्ल्ड से जुड़े हो सकते हैं। जॉन ने बताया कि जिनका वह पीछा कर रहा था वे भी ज्यादा जापानी दिखते थे। तभी रिडली ने फोटोग्राफर की एक तस्वीर निकाली, जिसमें सिंडी ने एक आदमी को नाइट क्लब के बाहर देखा था। रिडली ने तुरंत उस लोकेशन को पहचाना और जॉन को उसी क्लब में ले गया। क्लब के अंदर जॉन ने अपना प्रोफाइल छुपा रखा था। वह उस आदमी का पीछा करता रहा, जिसे वह फोटो में देख चुका था। पीछे पीछे जाकर उसने उस व्यक्ति को बाथरूम तक ले जाकर पकड़ लिया। फिर उससे उन लोगों के बारे में पूछताछ की जिन्होंने सिंडी पर हमला किया था। उस आदमी के हाथ में कुछ जरूरी दस्तावेज भी थे। घबराकर उसने वे दस्तावेज गिरा दिए। उन दस्तावेजों में कुछ हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स की जानकारी थी। जॉन ने उसे जान से मारने की धमकी दी और उनके ठिकानों के बारे में पता लगाने को कहा। पता चला कि वह आदमी सिंडी पर हमला करने वालों से जुड़ा था। अगले दिन जॉन और रिडली अपने नए लक्ष्य की ओर निकल पड़े। वह एक शानदार विला था, जहां अमीर और ताकतवर लोग खेलते थे। इसी बीच शहर के एक दूसरे इलाके में सेंटो और उसकी यूनिट ड्रग तस्करों के खिलाफ
खिलाफ एक ऑपरेशन के लिए तैयार हो रही थी। सेंटो ने कहा कि कोई भी पिंड छूने वाला नहीं होगा और टीम को रास्ते में आने वालों को खत्म करने का आदेश दिया। ऑपरेशन शुरू होने से पहले सेंटो एक प्रार्थना में मानसिक शांति तलाश रहा था, जिसे वह हमेशा करता था। फेवेला पहुंचते ही उनकी टीम ने वहां हलचल मचा दी। घुसते ही उन्होंने किसी को गिरफ्तार नहीं किया, बस लाशें छोड़ दी। इसी बीच जब जॉन विला में पहुंचा तो वहां के लोग उसके आने से भयभीत हो गए। एक गार्ड ने उस महिला को जॉन के बारे में पहले ही सूचना दे दी थी, जिसने सिंडी को मारने की कोशिश की थी। वह महिला अपने गार्ड से बोली कि किसी भी तरह से अपने बॉस हिरोमोटो को परेशान न किया जाए। तब जॉन को बालकनी में ले जाया गया, जहां उसने देखा कि एक वैन आ रही थी। वहां से कुछ कम उम्र की लड़कियां बाहर निकल रही थीं, जिनमें से एक उका की गायब बहन थी। तभी एक गार्ड ने जॉन पर हमला किया, लेकिन जॉन आसान निशाना नहीं था। उसने पूरी ताकत लगाकर गार्ड को कुछ ही पल में गिरा दिया। उसके बाद वह छिपकर उन तस्करों का पीछा करने लगा, लेकिन वहां हथियारबंद लोग मौजूद थे, जैसे कि जॉन पहले फेवेला में देख चुका था। वे लोग जापानी या कोजा के थे। इधर सेंटो और उसकी टीम अभी भी फेवेला में ड्रग माफिया को खत्म करने के लिए अभियान चला रही थी। इसी दौरान सेंटो का एक आदमी कुछ कोजा को बच्चों को गाड़ी में बिठाते देखता है। वह बिना सोचे उन्हें रोकने चला, लेकिन वहीं सेंटो ने अपनी टीम के एक अधिकारी की बहादुरी की तारीफ की, पर अगले पल उसने ही उसे गोली मार दी और कोजा पूरी तरह से फ्री हो गए। जॉन ने देखा कि सेंटो पहले से ही कोजा माफिया के लिए काम कर रहा था। वह कहीं पर उस आधी बेहोशी हालत में घायल व्यक्ति को बीच में फेंक चुका था। बाद में सेंटो अपने बॉस को कॉल करता है। वही महिला थी जिसने सिंडी को मारने की कोशिश की थी। वह सेंटो को भरोसा दिलाती है कि उसका पैसा पोर्ट पर तैयार है। फिर वह महिला अपने बॉस हिरोमोटो को फोन करती है और बताती है कि एक अमेरिकी सैनिक उनके लिए बाधा बन गया है। अब उसे खत्म करने का समय आ गया है। रात के क्लब में वही व्यक्ति हिरोमोटो के सामने आ जाता है, जिसे जॉन ने दस्तावेज छीन लिए थे। उसने महसूस किया कि उसकी गलतियों का नतीजा भुगतना होगा। हिरोमोटो गुस्से में आकर लड़ में मार देता है। इधर जॉन हिरोमोटो के इलाके में घुस चुका था। हिरोमोटो के लोग उसे पहचान लेते हैं, लेकिन जॉन को किसी से निपटने में ज्यादा समय नहीं लगता। वह एक साथ 5 लोगों को मार गिराता है। जैसे ही वह उन्हें खत्म करने वाला था, तभी सेंटो और ब्रो बीच में आ जाते हैं। उनका इरादा था जॉन को खत्म करने का, क्योंकि वह याकुजा माफिया के काम में दखल दे रहा था। तभी सेंटो ने जॉन से ब्रीफकेस मांगा और जैसे ही गोलियों की आवाज आई, कैटरीना और उसका साथी भी वहां पहुंच गए। सेंटो का पूरा प्लान चौपट हो गया। इसके बाद जॉन उसे कमरे में लेकर गया, जहां किडनैप की गई लड़कियों को रखा गया था। लेकिन वहां पहुंचने पर उसने देखा कि कोई लड़की वहां नहीं थी, क्योंकि वे लड़कियां पहले ही कहीं और ले जाया गए थे। तब जॉन ने उन्हें ब्रीफकेस के बारे में बताया, जिसमें ऐसे दस्तावेज थे जिनसे किडनैपर्स को पकड़ने में मदद मिल सकती थी, और किडनैप की गई लड़कियों के बारे में भी काफी जानकारी थी। सेंटो ने जॉन से कहा कि वह ब्रीफकेस उन्हें सौंप दे। जॉन ने ब्रीफकेस सौंप दिया और वहां से निकल गया। बाद में उसे समझ आया कि सेंटो को यह सब पहले से पता था, क्योंकि उन दस्तावेजों में लीमा का नाम नहीं था। जॉन ने कैटरीना से कहा कि वह तुरंत हॉस्पिटल में जाकर सिंडी की हालत जांचे। तभी वह खुद सेंटो की गाड़ी में छुपकर कोजा को पकड़ने निकल पड़ा, क्योंकि सेंटो पैसे लेने उसी पोर्ट पर जा रहा था जहां से कोजा माफिया लड़कियों को बाहर भेज रहा था। इधर सिंडी को मारने के लिए वही महिला दोबारा आ गई थी, जिसने पहले भी उसे मारने की कोशिश की थी। परेशान करने से पहले कैटरीना आ गई और महिला को खत्म कर दिया। इधर जॉन भी पोर्ट पर पहुंच चुका था, जहां उसने देखा कि सेंटो कोजा के साथ खड़ा है और लड़कियों को कंटेनर में भरकर जापान भेजा जा रहा था। जब सब स्पष्ट हुआ, तब जॉन ने रिडली को कॉल कर रिपोर्ट की। रिडली ने चेतावनी दी कि अकेले लड़ना ठीक नहीं होगा, लेकिन उसे मालूम था कि जॉन किसी की नहीं सुनता। फिर जॉन ने अपनी पूरी मिलिट्री ट्रेनिंग का इस्तेमाल करते हुए कोजा के सदस्यों को एक एक करके खत्म करना शुरू किया। जल्द ही सेंटो भी सामने सेंटो ने उसका सामना करने की कोशिश की, लेकिन जॉन ने उसके ऊपर फोर्कलिफ्ट गिरा दी, जिससे उसका पैर फंस गया। ब्रो ने धोखे से जॉन पर हमला किया, लेकिन जॉन ने उसे आसानी से हराया। फिर सेंटो ने लड़ाई में भाग लेने की कोशिश की, लेकिन जॉन ने चाकू को पलटकर उसे ब्रो के पैर में घुसा दिया। उस घाव से ब्रो बेहोश हो गया। फिर जॉन केवल हिरोमोटो बचा था। जॉन ने स्टील की पाइप उठा ली और हिरोमोटो से भिड़ गया। हिरोमोटो उसकी ताकत को देखकर थोड़ा समय तक टिक पाया, लेकिन जॉन ने उसकी तलवार मोड़ दी। हिरोमोटो ने छुपी हुई ब्लेड जॉन के पेट में घुसा दी। जॉन को गहरा चोट पहुंची, लेकिन उसने गुस्से से भरकर हिरोमोटो को तोड़ना शुरू कर दिया। इतना वो व्याकुल हो गया कि हिरोमोटो अब वॉशरूम में बैठने लायक भी नहीं बचा। बाद में वह सेंटो के पास गया, जो पूरी तरह घायल था। सेंटो ने उसे एक चाबी दी, जो ऑपरेशन से जुड़े भ्रष्ट अधिकारियों के रिकॉर्ड खोलने वाली थी। सेंटो को एहसास हो गया था कि उसका वक्त खत्म हो चुका है। उसने जॉन से कहा कि उसने कई गलतियां की हैं, कई निर्दोष लोगों को मारा है, पर सिंडी को मारने में उसका कोई हाथ नहीं था। जॉन और हिरोमोटो के बीच आखिरी लड़ाई शुरू हुई। हिरोमोटो ने हमला किया, पर जॉन ने उसे भारी गोलियों से मौत के घाट उतार दिया। सेंटो की आखिरी सांसें चल रही थी। मरने से पहले जॉन ने उस पर दया दिखाई और उसके लिए एक बंदूक छोड़ दिया। फिर रिडली और बाकी लोग भी पहुंच गए। तब जॉन ने किडनैप बच्चों को आजाद कराया। सिंडी बच गई, पर उसकी हालत नाजुक थी और उसे विशेष चिकित्सा की जरूरत थी। अगले दिन रिडली ने जॉन से कहा कि वह उसका खर्च उठाने को तैयार है, पर एक शर्त पर कि जॉन उसके लिए कंडक्ट ऑफिसर की भूमिका निभाए, साथ ही उसे नई पहचान देगा। रिडली को पहले से पता था कि जॉन अपनी पुरानी पहचान नहीं छोड़ना चाहेगा। दोस्तों, ये कहानी आपकी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल अभी नया है तो सब्सक्राइब करना
न भूलें। अगर आपको ऐसी एक्सप्लेन मूवीज पसंद है तो इस वीडियो पर खूब प्यार दिखाइए ताकि मैं आपके लिए जल्द ही और भी शानदार एक्सप्लेन मूवी लेकर आ सकूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।